हेलो, नमस्कार। जन विकास महासभा और सोसाइटी ऑफ कैरियर टेक्नोलॉजी द्वारा आयोजित इस सोक्ड क्लासेस में आपका पुनः स्वागत है। आज हम लोग फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन से शुरुआत करेंगे और अब ऑनवर्ड्स हम हफ्ते के सभी दिन अलग अलग, एक दिन फिजियोलॉजी, एक दिन बायोकेमिस्ट्री, एक दिन साइटोलॉजी, एक दिन जेनेटिक्स, फिर एक दिन टाइप स्टडी में इनवर्टिब्रेट और वर्टिब्रेट को लेकर के चलेंगे। इनफैक्ट हम साइंस में जो कुछ भी पढ़ते हैं वो कुछ एक्सपेरिमेंट्स के आउटकम से मालूम होता है। कभी कभी उन एक्सपेरिमेंट्स की जानकारी किताबों में मिल जाती है, लेकिन प्रायः नहीं मिलती। जैसे डी आमर की एक बेसिक फिजियोलॉजी की किताब है, उसमें ये डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है कि एक शराब बेचने वाला था और वो शराब बेचा करता था। उसका एक 12 साल का लड़का, वो तो रात को 2 बजे तक शराब बेचता था, उसका सो जाता था, और 12 साल का लड़का सुबह 6-7 बजे उठता था तो वो उस पब की सफाई किया करता था। जितनी भी खाली बोतलें थी उन्हें उठा करके डस्टबिन में डाल दिया करता था। जैसा कि स्वाभाविक है, इस उम्र के बच्चे के साथ प्रायः हर बॉटल में नीचे 1/4 चम्मच के करीब शराब छूट जाती थी। एक दिन बच्चे के दिमाग में आया और उसने उसे उठा करके मुंह में डाला, टेस्ट किया, उसे बड़ा मजा आया और फिर उसकी ये आदत पड़ गई कि रोज सुबह सफाई करते समय बॉटल में नीचे जो जरा सा बचा रहता था उसको वो पी जाया करता था। एक दिन उनके घर में सफाई करने वाला कर्मचारी जो आया, उसने वॉशरूम की सफाई करने के लिए एसिड लाया, बॉटल में रखा, उसमें से आधा एसिड कंज्यूम किया था, आधा एसिड वहीं कॉर्नर में वहीं बॉटल को रख दिया। बच्चे को ये बात मालूम नहीं थी। उसने सोचा कि यार तो बहुत सारी दारू बची रह गई, उसने उठा करके उसे मुंह में डाल दिया और जैसा कि आप जानते हैं वो एसिड उससे पूरा मुंह, पार्ट ऑफ द इसोफेगस, पार्ट ऑफ द स्टमक जल गया। डॉक्टर के पास ले जाया गया, उसका ऑपरेशन किया गया। बड़ी मुश्किल से डॉक्टर ने उसकी जान बचाई। उन्होंने देखा कि अब उसको खाना खिलाना संभव नहीं था क्योंकि यहाँ पूरा हिस्सा जल गया था। तो उन्होंने क्या किया कि उसकी जो स्टमक की दीवार थी उसको यहाँ बेली की दीवार से जोड़ दिया और यहीं पर एक छोटा सा माउथ ओपनिंग बना दिया और उसे रोज उसी माउथ ओपनिंग से खाना खिलाया जाता था। एक दिन ऐसा हुआ कि लड़के के पिताजी के दोस्त जो सर्कस में काम करते थे आए और उन्होंने देखा तो उनको बड़ा मजा आया। उस लड़के को कहा कि आप लड़के को हमें दे दीजिए, हम इसे सर्कस में ले जाएंगे। वो सर्कस में ले गया और वो क्या करता था कि जब छोटे छोटे बच्चे आते थे सर्कस में तो उनको एक धागे में एक मछली बांध करके बच्चों को दिखाता था और यहाँ से माउथ से पेट में मछली डाल दी जाती थी। थोड़ी देर के बाद वो निकाल करके दिखाता था कि उसमें इतना डाइजेस्ट हो गया। ये एक अजीब सा शो था। तो इस तरीके की चीजों से ही कभी कभी बहुत सी इंटरेस्टिंग जानकारियां मिल जाती हैं। एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि एनिमल्स, प्लांट्स, लिविंग ऑर्गेनिज्म 2 तरीके के होते हैं। एक तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे अमीबा और दूसरे मल्टीसेलुलर एनिमल्स जैसे हम लोग हैं। अमीबा वगैरह में तो क्या होता है कि बाहर सराउंडिंग वाटर में कोई फूड पार्टिकल पास में आ गया तो ये इसका जो प्लाज्मा लेमा है इसको चारों तरफ से घेर लेता है, ये अंदर आ गया, फूड वैक्यूल बना लिया। फिर एक लाइसोसोम इसके साथ फ्यूज हो जाता है और इसी फूड वैक्यूल के अंदर उस फूड का डाइजेशन लाइसोसोमल एंजाइम्स से हो जाता है। लेकिन हमारे शरीर में, शरीर जब बड़ा हुआ तो फूड के अमाउंट भी ज्यादा हुआ और हमारे लिए ये संभव नहीं है क्योंकि अल्टीमेटली वो फूड सारा इतने छोटे टुकड़े में टूटना चाहिए कि वो बॉडी सेल्स के अंदर जा सके। अमीबा की तरह ये संभव नहीं है कि हम बाथ टब में लेट जाएं और बाथ टब में के पानी में ही दाल चावल भिगो दिया जाए और वो हमारे शरीर से होकर के स्किन से हमारे बॉडी में चला जाए। इट्स नॉट पॉसिबल। तो फिर क्या हुआ, नेचर ने एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज डेवलप की जिसको कहते हैं गट या एलिमेंट्री कैनाल, और इसमें मैकेनिकल प्रोसेस से और केमिकल प्रोसेस से फूड को छोटे छोटे टुकड़ों में स्टेप बाय स्टेप तोड़ दिया जाता है। इसी ब्रेकडाउन को डाइजेशन कहते हैं। डाइजेशन इज ब्रेकडाउन ऑफ फूड इनटू सच स्मॉलर पीसेस व्हिच कैन बी यूटिलाइज्ड बाय द सेल। डाइजेशन फूड को इतने छोटे टुकड़े में तोड़ने की क्रिया है जो कि सेल्स के अंदर जाकर के इस्तेमाल हो सके।
और इस यहाँ माउथ से शुरू हुआ, बीच में कई पार्ट हो जाते हैं और एनस से अनडाइजेस्टेड फूड बाहर चला जाता है। पूरी एलिमेंट्री कैनाल की एम्ब्रियोनिक लेयरिंग में जो सबसे बाहर वाली हमारी बॉडी वॉल है वो तो एक्टोडर्म से मिलकर के बनी होती है और अंदर की जो एलिमेंट्री कैनाल है एंडोडर्म से मिलकर के बनी होती है। लेकिन यहीं पर माउथ की तरफ से थोड़े से एक्टोडर्मल सेल्स अंदर पुश हो जाते हैं, इधर एनस की तरफ से भी कुछ एक्टोडर्मल सेल्स अंदर पुश हो जाते हैं। तो इसके अलावा मीजोडर्म की जो सेल्स होती हैं वो दो कतार में अरेंज हो जाती हैं। एक कतार पे यहाँ बॉडी वॉल के नीचे आ जाता है जिसको सोमैटिक मीजोडर्म या पैराइटल पेरिटोनियम कहते हैं, और दूसरी लेयर यहाँ एलिमेंट्री कैनाल को घेर लेता है जिसे हम स्प्लैंचनिक मीजोडर्म या विसरल पेरिटोनियम कहते हैं। अब इन दोनों लेयर के बीच में एक खाली कैविटी बन जाती है जिसको सीलोम कहते हैं। तो सीलोम एक खाली कैविटी है बॉडी वॉल और एलिमेंट्री कैनाल के बीच में जो दोनों तरफ मीजोडर्म की सेल्स से लाइंड रहती है। एक इंटरेस्टिंग बात यह होती है कि एलिमेंट्री कैनाल के डिफरेंट पार्ट्स का जब टीएस आपके बुक्स में डिस्क्राइब किया जाता है और उसमें बहुत से जो लेयर्स होते हैं, आप हर बार उन लेयर्स को याद करने की कोशिश करते हैं जो आप कर ही नहीं सकते हैं। उसका तरीका फिर ये होता है कि आप उसका बेसिक पैटर्न देखें, बेसिक पैटर्न में क्या क्या लेयर्स हैं, और उसके बाद उसमें डिफरेंट पार्ट्स में उस बेसिक पैटर्न से क्या क्या वेरिएशन है वो देख लें तो आपको याद करने में आसानी होगी। आइए देखते हैं। तो हिस्टोलॉजिकली पूरी एलिमेंट्री कैनाल का ट्रांसफर सेक्शन जब हम काटते हैं तो 4 लेयर्स मिलते हैं। जो सबसे बाहर की लेयर होती है आउटर मोस्ट एपिथेलियम, ये इसे कहते हैं सीरोसा, जो कि स्प्लैंचनिक मीजोडर्म से बनी है, और फर्स्ट हाफ पार्ट ऑफ ईसोफेगस में ये सीरोसा लेयर नहीं होती है, उसके बाद के बाकी हिस्से में होती है। फिर इसके बाद दूसरी जो लेयर है उसे कहते हैं सब सीरोसा, ये कनेक्टिव टिश्यू की लेयर है और इसमें मसल्स की लेयर है जिसमें बाहर की तरफ जो लॉन्गिट्यूडनल मसल्स हैं और फिर उसके बाद अंदर की तरफ ये सर्कुलर मसल्स हैं। इन दोनों के बीच में एक नर्व फाइबर्स का नेटवर्क पाया जाता है जिसे ऑर्बॉक्स प्लेक्सस कहते हैं। इसके बाद जो तीसरी लेयर है सब म्यूकोसा, ये कनेक्टिव टिश्यू की लेयर है और इसमें भी बीच में एक नर्व फाइबर्स का नेटवर्क पाया जाता है जिसे मेशनर्स प्लेक्सस कहते हैं। ये 3 पार्ट पूरे एलिमेंट्री कैनाल में कॉमन है, तो इसमें आपको हर पार्ट का टीएस का याद करने के लिए इन लेयर्स को नहीं याद करना है, आपको सिर्फ याद करना है ये 3 लेयर तो सभी में कॉमन है, सिर्फ ये जो अंदर वाली लेयर है म्यूकोसा ये वेरिएबल है। तो इसी का स्ट्रक्चर जो है एलिमेंट्री कैनाल के डिफरेंट पार्ट्स में अलग अलग होता है, तो आपको सिर्फ उसी वेरिएशन को याद करना है। एलिमेंट्री कैनाल में आप जानते हैं कि यहाँ से माउथ से शुरू होता है, माउथ से शुरू होकर के पहले तो बक्कल कैविटी, और बक्कल कैविटी में भी फर्स्ट हाफ पार्ट जो लिप्स से और टीथ के बीच वाला पार्ट है उसको वेस्टिब्यूल कहते हैं। उसके बाद अंदर फिर बक्कल कैविटी, फिर फेरिंग्स। हम लोगों में बक्कल कैविटी का जो रूफ है उसमें सेकेंडरी पैलेट, हार्ड पैलेट पाया जाता है, उसमें फर्स्ट हाफ पार्ट में हार्ड पैलेट है, उसके बाद सॉफ्ट पैलेट। फिर एज सच बक्कल कैविटी में कोई डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं सीक्रेट होता है, सिर्फ सलाइवा सीक्रेट होता है। इसके बाद नंबर आता है ईसोफेगस। ईसोफेगस में वैसे कोई डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं सीक्रेट होता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा म्यूकस सीक्रेट होता है जो कि एलिमेंट्री कैनाल में फूड के मूवमेंट के लिए लुब्रिकेट करता है और डाइजेस्टिव एंजाइम से इनरमोस्ट म्यूकोसा की लेयर को प्रोटेक्ट करता है। इसके बाद नंबर आता है स्टमक। स्टमक से फिर हम लोगों में एक तो कार्डियक स्टमक होता है, फिर उसके बाद पाइलोरिक स्टमक होता है। इसके बाद इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन में 2 पार्ट, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में 3 पार्ट, ये ड्यूडिनम जो यू शेप्ड है, इसके बाद जेजुनम और फिर उसके बाद इलियम। लार्ज इंटेस्टाइन फिर यहाँ से शुरू हुआ ऐसे
आकर के फिर यहाँ रेक्टम एनस से बाहर गया। यहाँ पर एक फिंगर लाइक प्रोसेस होता है, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। हर्बीवोरस एनिमल्स में इनमें सेल्यूलोज कंटेनिंग बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो कि सेल्यूलोज का डाइजेशन करते हैं। हम लोगों में ये नहीं पाए जाते हैं। तो इस तरीके से वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स हमारे लिए एक वेस्टिजियल ऑर्गन है, लेकिन ये पाया जाता है। इसका मतलब ये है कि ह्यूमन का इवोल्यूशन कहीं कुछ ऐसे एनिमल से हुआ है जो कि पहले हर्बीवोरस थे। अब इनमें कौन कौन से डाइजेस्टिव जूसेस हर पार्ट में सीक्रेट होते हैं और उनकी बायोकेमिस्ट्री क्या होती है, इसे हम लोग टुमारो डिस्कस करेंगे। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।